हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर देखेंगे। वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन व्यवस्थाओं की योजना की, उनमें वर्ण व्यवस्था का स्थान सर्वोपरि है। मतलब कि प्राचीन काल में जब भी मनुष्यों ने प्राचीन काल में समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, जो थी वर्ण व्यवस्था, और यह सबसे कारगर थी, सर्वोपरि थी। इसके अंतर्गत संपूर्ण भारतीय समाज को 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में बांटकर प्रत्येक वर्ण के लिए कुछ आवश्यक नियमों एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया गया, ताकि प्रत्येक वर्ण उन नियमों को अपना धर्म और नैतिक कर्तव्य समझकर उनका पालन करे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों के लिए अपने अपने नियम और कायदे बनाए गए, और इनको अपने नियम और कायदों का निर्वाह मतलब पालन करना जरूरी था, और वो उसी नियम को अपना धर्म और नैतिक कर्तव्य मानते थे। मतलब उनको काम भी दिया गया और वो मान भी गए कि हाँ, हमारा यही काम है, इसी से हमारा भला होगा, यही अच्छा है, नैतिक है, यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, अध्यापन तथा धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित था। मतलब जो ब्राह्मण था, मतलब यहाँ हम लोग 4 वर्ण देखें तो उसमें जो ब्राह्मण था उसका काम था अध्यापन, अध्ययन मतलब खुद भी पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, और धार्मिक क्रियाकलाप मतलब यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, पूजा हो गया, कोई भी धार्मिक काम, तो ये सब कौन करेगा? तो ब्राह्मण करेगा। क्षत्रिय को शासन चलाना तथा देश एवं समाज की रक्षा का भार सौंपा गया। मतलब जो सेकंड वाला था क्षत्रिय, उसको शासन संचालन मतलब देश में तुम शासन करो और समाज की रक्षा करो, ये काम क्षत्रिय को सौंपा गया। वैश्य कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के द्वारा लोगों की जीविका का प्रबंध करने का कार्य सौंपा गया। मतलब जो यहाँ पे वैश्य है उसको कृषि, पशुपालन एवं व्यापार मतलब खेती भी वही करेगा, पशुपालन मतलब गाय पालन, जो भी पालन होगा पशुपालन के अंतर्गत, तो उसका काम वैश्य करेगा। साथ में यहाँ पे एक है व्यापार, मतलब कि जो भी सामान लाना, व्यापार करना, जो भी काम इससे संबंधित होगा वो होगा वैश्य का। शूद्रों का कार्य सेवा से संबंधित माना गया। मतलब शूद्र जो थे, सबसे लास्ट वाला, चौथा वाला, उसका काम था छोटा मोटा काम करना, मतलब कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना। हो सकता है कि ये हो नहीं, मतलब ये हमेशा उसके दास के रूप में रहते थे। मतलब तीनों के, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, इस प्रकार ये उनका छोटा छोटा काम कर देते थे, जैसे घर का काम हो गया, दास की तरह सेवा का काम, तो ये काम था शूद्रों का। इस प्रकार समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य विभाजन किया गया, जिससे व्यक्ति तथा समाज का समग्र विकास हो सके। यहाँ पे प्राचीन भारत में इस तरह की व्यवस्था की गई। उनका मानना था, और ये सही भी था, कि ये चारों वर्ण का होना बहुत आवश्यक है, और ये 4 कर्म मतलब ये जो चारों वर्ण है उसके जो काम है वो देश में, समाज में होना आवश्यक था, ऐसा माना गया था। और इसकी आवश्यकता को ध्यान में रख के इसे कार्य सौंपा गया था, कार्य विभाजन किया गया था, जिससे व्यक्ति तथा समाज का समग्र विकास हो सके। मतलब यहाँ पे कोई भी होगा, मतलब 4 वर्ण है ना यहाँ पे, तो सबको कुछ ना कुछ अर्थ मतलब पैसा मिलेगा ही, सब अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इस प्रकार से उस समय व्यवस्था की गई थी। भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हम लोगों ने वर्ण पढ़ा, इसके अंतर्गत 4 प्रकार देखे, तो ये जो वर्ण है उसका अनेक अर्थ है भारतीय साहित्य में। हम लोग साहित्य जानते हैं, जो भी प्राचीन काल में लिखे गए ग्रंथ वो साहित्य होंगे, तो भारत में लिखे ग्रंथ भारतीय साहित्य। इसके अनुसार, यस्क के अनुसार एक लेखक है, मतलब प्राचीन ग्रंथों से संबंधित जैसे स्मृतिकार होते हैं ना, उसी प्रकार यस्क भी है।
इसके अनुसार वर्ण शब्द वज्र वर्णे या वरि धातु से बना है, जिसका अर्थ वर्ण करना या चुनना, अर्थात वर्ण से अभिप्राय किसी विशेष व्यवसाय को अपनाने या चुनने से है। यहाँ पे प्राचीन भारत के जो यास्क हैं वो बोल रहे हैं कि वर्ण जो है ना, वो वर्ण करना मतलब कि कुछ चुनना, वर्ण का यही अर्थ है। यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है। वृक्ष वर्णे या वरि धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या फिर चुनना। तो यश के अनुसार था कि कोई वर्ण का मतलब कि हम लोग किसी व्यवसाय को चुन ले। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, जहां इसका अर्थ अधिकांशतः रंग से लिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो वर्ण शब्द है सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त से लिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग मानते भी यही हैं कि पहला और जो 10वां सूक्त है वो अलग से जोड़ा गया है। तो इसका निर्माण कब हुआ है इन सूक्तों का? हो सकता है ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हों। तो सबसे जो पहला लिखा है वो तो यही है, ऋग्वेद का है। उसके बाद जो यस्क बोलते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं कि वर्ण का मतलब वो अपने अनुसार निकालते हैं कि वर्ण का मतलब यहाँ पे वो चुनना या वर्ण करना या धारण करना या अपनाना, ऐसा वो देते हैं अपना मत वो भारतीय इतिहास में। लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे प्राचीन है सबसे ऋग्वेद का पहला, जहाँ पे वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में इसका मतलब जो है ना वो है रंग से, मतलब कलर से यहाँ पे मतलब निकाला गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण का मतलब रंग से लिया गया है। महाभारत में भी वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में लिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महाभारत है वेद व्यास द्वारा लिखित, तो वो भी वर्ण का उल्लेख करते हैं और वो वर्ण के अंतर्गत रंग को ही बताते हैं। इसमें ब्राह्मणों को श्वेत, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीत और शूद्रों को कृष्ण रंग का कहा गया है। मतलब ब्राह्मण जो है वो श्वेत रंग का कहा गया है। किसमें? तो महाभारत में। क्षत्रियों को लाल रंग का कहा गया है और वैश्यों को पीत, और इसके जो लास्ट वाला है शूद्रों को, तो इन्हें कृष्ण मतलब काला रंग का कहा गया है। पुराणों में भी कई जगह शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो ज्ञान देता है विद्वान है उसे श्वेत शुल्क का नाम दिया गया है, और जो मार काट लहू लुहान उससे, तो हम लोग जानते भी हैं कि रक्त का रंग लाल होता है, तो यहाँ पे रक्त ही ले लिया गया है रंग, रक्त। पीत पीला रंग और कृष्ण काला रंग। तो ये पुराण भी यही बात बता रहा है। लेकिन हम लोग देखें कि ऋग्वेद में भी यही रंग को बताया जा रहा है, लेकिन जो यस्क हैं वो दूसरे तरीके से लेते हैं यहाँ पे, कि ये बताते हैं कि वर्ण का जो अर्थ है ये वर्ज वर्णे या वरि धातु से बना है और इसका अर्थ वो वर्ण करना या चुनना बताते हैं। लेकिन ऋग्वेद में इसमें कलर बताया गया है, महाभारत में भी इसको कलर बताया गया है, वर्ण का अभिप्राय रंग लिया गया है, और पुराण में भी यही बात को बताया गया है कि ये वर्ण रंग से संबंधित है। जाति प्रथा। जाति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख निरुक्त में मिलता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। मतलब कि यहाँ पे जो जाति शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख निरुक्त हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए गए। फिर वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग हमारे पास कितने हैं? 6 है। तो वेद हम लोग का पहले ना बना, उसके बाद इसको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग बाद में बना। तो यहाँ पे फर्क देखिए, हम लोग को वेद से वर्ण व्यवस्था के बारे में मिल रहा है, अब इसको समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। तो वेदांग में 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष।
तो ये निरुक्त उसी में से लिया गया है। तो इसमें यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया कि हम लोग का जो वर्ण व्यवस्था है वो है वेद से मिला हुआ, ऋग्वेद के 10वें मंडल से, और जो जाति का है वो बाद में मिलता है हमको, बहुत बाद में। वेद का जब निर्माण हो जाता है उसके बाद में जब वेदांगों की रचना की जाती है तब हमें निरुक्त में जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई है जिसका अर्थ प्रजाति, जन या भेद होता है। तो यहाँ पे वही बात को बताया जा रहा है कि हम लोग को जाति निरुक्त में मिला और इसकी उत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से हुई है और इसका जो अर्थ है वो जन्म, भेद, प्रजाति यही है। पाणिनि ने जाति शब्द की उत्पत्ति में लिखा है कि एक समुदाय के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्राणियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति जाति कहलाती है। तो यहाँ पे पाणिनि भी एक साहित्यकार हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि इनका भी वेदों के बाद जो काल आया जहाँ पे बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ लिखे गए, स्मृतिकार, रचनाकार, तो वैसे ही एक पाणिनि है। तो इसने कहा है कि जो जाति है ना वो एक समुदाय, मतलब एक समुदाय में भिन्न भिन्न अलग अलग प्राणियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, वही जाति कहलाती है। ये पाणिनि के अकॉर्डिंग कहा गया। अंग्रेजी में इसके लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है जो पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ वंश, ब्रीड, नस्ल या वर्ग, काइंड होता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कास्टस से भी मानी जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में इसके लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है और जो इसका मतलब है वो है ब्रीड या काइंड। तो इसकी उत्पत्ति मतलब कि इस कास्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कास्टस से भी मानी जाती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे संस्कृत सबसे प्रमुख ग्रंथ है, सब भाषा की जननी कही जाती है। तो वहाँ पे मतलब कि हम लोग यूरोप की बात करें तो वहाँ पे अंग्रेजी या फिर इंग्लिश कहे, जो भी कहे हम लोग, तो उसकी जो सबसे ओरिजिन पॉइंट है वो है लैटिन भाषा। तो यहाँ पे लैटिन शब्द कास्टस से कास्ट निकला है ऐसा कहा जा रहा है। जैसे हम लोग बहुत देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृत के जन से हम लोग का जाति निकला है। तो यहाँ पे अंग्रेजों का मतलब यूरोपियों का लैटिन शब्द कास्टस से कास्ट निकला है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से इसका संबंध जन्मगत आधार पर स्थित व्यवस्था से माना जाता है। मतलब कि ये जो हम लोगों ने देखा ये कास्ट, कास्टस, तो इसके आधार पर इसकी दृष्टि से इसका संबंध मतलब जो कास्ट का संबंध है वो जन्मगत आधार मतलब जिसका जहाँ पर जन्म हुआ उस स्थिति को ही जाति कहा जाता है। भारत में लगभग 3000 से अधिक जातियां एवं उपजातियां पाई जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया में 3000 से ज़्यादा जाति या उपजाति पाई जाती है। मतलब जो जाति से मिलकर जाति से अलग होते होते बहुत अंत तक, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र हुआ, फिर वो पुत्र वो वापस ब्राह्मण से शादी किया ब्राह्मण स्त्री से, तो ऐसे करते करते वो उपजाति बन जाती है। जाति था उसके बाद उपजाति। तो भारत में इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 3000 के लगभग। जाति ही यह निश्चित करती है कि उसका संबंध किन लोगों के साथ होगा और किन लोगों के साथ नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जाति है वह यह भी निर्धारित करती है, यह भी सुनिश्चित करती है कि वह किस लोगों के साथ रहेगा और किस लोगों के साथ नहीं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत उच्च जाति के रहते हैं, वो निम्न जाति के लोगों से नहीं रहना पसंद करते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 3000 यहाँ पे जातियाँ हैं और हम लोग के पास वर्ण कितने हैं? 4 हैं। तो हम लोग वर्ण को भी देखें तो ब्राह्मण और शूद्र क्या दोनों आपस में बैठ के खा सकते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार जाति में भी उच्च जाति के होते हैं तो वो भी निम्न प्रकार के जाति के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को भी देखा जा सकता है।
जाति यह भी निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार का खाना खाएगा, किसके साथ बैठकर खाएगा, किसके हाथ का पानी पिएगा, किस प्रकार का कपड़ा पहनेगा, किस तरह के आभूषणों का प्रयोग करेगा, किस प्रकार का व्यवसाय करेगा और किसके साथ विवाह संबंध स्थापित करेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जाति है वो निश्चित करती है, वो निर्धारित करती है कि आप किस प्रकार के भोजन करोगे। आप घी का सेवन नहीं कर सकते, आप दूध, दही, मक्खन ये सब नहीं खा सकते। मतलब कि आप लोग अगर इंडिया से हो तो आप बेहतर समझ सकते हो। अगर आप देखे होंगे कहीं या सुने होंगे, एक डोम जो जाति होती थी उन्हें मल उठाने के लिए कहा जाता था, तो सब कोई उसको समाज में अछूता मानता था। तो उसके लिए यह भी निर्धारित थी कि वो क्या खाएगा, किसके साथ बैठेगा, उसके हाथ का कोई छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकता। ऐसी समाज की स्थिति थी। और वह कैसा दिखेगा उसका भी निर्धारण समाज करता था, और किस तरह के आभूषणों का प्रयोग करेगा। जब वो मल उठाता है तो वाकई उसके लिए आभूषण भी अलग रहे होंगे, वस्त्र भी अलग बनाए गए थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जाति यह भी निर्धारित करती है कि वो क्या खाएगा, किसके साथ बैठेगा और क्या व्यवसाय करेगा। मतलब वो काम क्या करेगा, वो यही काम करेगा या दूसरा भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को गौर करते हैं इंडियन कल्चर में कि ये चीज़ थी। अभी बहुत सारा कम हो गया है, लेकिन हम लोग सुने भी हैं और कम देखे हैं। तो यहाँ पे उसके लिए यह भी था कि वह किस तरह से शादी करेगा, किसके साथ संबंध बनाएगा। मतलब कि अगर वो डोम है तो उस जाति के साथ वो शादी करने का सोच भी नहीं सकता, उसके लिए अलग ही नियम और कायदे बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार जाति हमें कैटेगराइज करती है, हमें विभिन्न वर्गों में डिवाइड करती है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जाति प्रथा के नियंत्रणों में रहकर ही अपना जीवन यापन करता था। मतलब कि यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जन्मा तो अपने माता पिता से जानेगा कि वो कौन सा जाति का है और उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या काम दिया गया है। तो वो जन्म लिया, उसके बाद देखा, उसके बाद वो जीवन भर वो उस जाति प्रथा के अंतर्गत रहेगा, जाति के कर्तव्यों का पालन करेगा, नियंत्रण में रहेगा और पूरा जीवन उसी में व्यापन करेगा। मतलब पूरा जिंदगी वो उसी के अंतर्गत रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में हम लोग 4 कैटेगरी देखते हैं। और वही अगर हम लोग जाति की बात करें तो यहाँ 3000 से ज़्यादा जातियाँ, उपजातियाँ पाई गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर देखते हैं।